नमस्कार, मैं समरभूमि सुरेश शर्मा। सीपीआई माओवादी की तरफ से एक बार फिर एक पर जारी हुआ है प्रेस विज्ञप्ति। और यह विज्ञप्ति जारी किया गया है तेलंगाना राज्य कमेटी की तरफ से। जगन प्रवक्ता है, इन्होंने कई चीजों को भारत की परिस्थिति में चीज को विवेचना किया है और राजनीतिक पर्सपेक्टिव तरीके से इसको रखा है। क्या उन्होंने रखा है और क्या वो कहना चाह रहे हैं और किस तरह से राजनीति को नई दिशा में की ओर ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। आइए सीधे हम उनकी विज्ञप्ति की ओर चलते हैं और जानते हैं उन्होंने विज्ञप्ति में क्या कहा है। 4 दिसंबर के दिनांक देते हुए इन्होंने जो जारी किया विज्ञप्ति, उस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी तेलंगाना राज्य कमेटी प्रेस विज्ञप्ति। इन्होंने लिखा है, आरएसएस भाजपा की फांसीवादी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ें, जिसने विकासशील भारत के नाम पर एक कारपोरेटवादी भारत के निर्माण का बीड़ा उठाया है। विपक्षी दलों द्वारा आयोजित अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शनों में हजारों की संख्या में भाग लें और संघर्ष करें। ये इनके जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, इसमें बहुत विराट इन्होंने एक डिसीजन लिया है, कई बड़ा डिसीजन लिया है। विपक्षी दलों के साथ में भी जा करके जो है संघर्ष करने के बाद ये कह रहे हैं, बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा बदलाव है और इसी तरीके से संयुक्त मोर्चा का निर्माण भी होता है। सीपीआई माओवादी के जो प्रणेता रहे हैं चारू मजूमदार, जिन्होंने ही माओवाद को भारत में जन्म दिया, भारत में पैदा किया और चीन के माओतेस्तुओं को और उनके विचारों को लेकर के भारत में यही आए हैं। कई पत्रकार कहते हैं कि चीन ने माओवाद को भारत में भेजा है। ये बिल्कुल ही गलत बात है। चीन को भारत से कोई मतलब ही नहीं था। चारू मजूमदार जो विशुद्ध भारतीय थे, उन्होंने चीन के माओवाद को भारत में लाया, प्रस्थापित किया, उनको प्रतिष्ठित किया, संघर्ष किया और उनको भारत में नक्सलवादी आंदोलन के तहत चीज को आगे बढ़ाया, जो बढ़ता हुआ आज माओवादी के तौर पर देखा जा रहा है। इसीलिए यह कहना गलत है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने या चीन के लोगों ने भारत में माओवाद को भेजा है। तो अब आते हैं, ये जो इन्होंने प्रेस बयान दिया है, इस बयान में ये क्या चीज लेकर के आ रहे हैं और कहना क्या चाह रहे हैं। ये अपने बयान में लिखते हैं, प्रिय लोग, मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली केंद्र की मनोवादी सरकार ने 28, 29 और 30 नवंबर को रायपुर में डीजीपी, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख और खुफिया एजेंसियों की बैठक की। इसमें कहा गया कि पुलिस व्यवस्था को मजबूत किया जाए और विकासशील भारत यानी कारपोरेट भारत के निर्माण में कोई बाधा न आए। आने वाले समय में जनता, नागरिक समाज, राजनीतिक दल और संगठनों की ओर से उठने वाले आंदोलनों का सख्ती से दमन करने का निर्णय लिया गया है। यह डिसीजन अमित शाह ने लिया है, ये छत्तीसगढ़ में। मजेदार बात इसमें यह है कि जिस तरीके से आंदोलन पर दमन करने की बात ये अमित शाह कर रहे हैं, उसी तरीके से अमित शाह यानी आरएसएस पूरे भारत में जितने भी आंदोलन हुए हैं 1975 ईस्वी से लेकर के आज तक, उन तमाम आंदोलन पर एक रिसर्च करवा रहे हैं और वह आंदोलन रिसर्च करा करके ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी आंदोलन कैसे पैदा होता है, क्यों पैदा होता है, उसके पीछे कौन कौन फोर्स होते हैं, कौन कौन लोग फंडिंग करते हैं। इन तमाम चीज की गहराई से अध्ययन करवा रही है ये गवर्नमेंट। इससे यह होगा कि उसको एक अनुभव मिलेगा कि आंदोलन किस तरीके से होता है और उस तरीके से उसको दमन करने का नया तरीका इजाद किया जाएगा। ये बहुत बड़ा टास्क लिया है और इससे ये चीज दिखता है कि ग्राउंड लेवल पर किसी भी तरह के प्रतिरोध को रोकने के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक तरीके, सख्त से सख्त तरीका अपना रही है ये भाजपा की सरकार।
अभी आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने, मतलब मोदी शाह ने हर मोबाइल में एक संचार साथी ऐप इंस्टॉल करने की बात वो उसने किया था। विरोध के बाद बेशक झूठ सच बोल करके पीछे हट गए, लेकिन इनको यह चीज लागू करना ही करना है। यह बात अक्षरशः सत्य है, क्योंकि अमित शाह, मोदी शाह और उसके जो आरएसएस है, यह डरता अगर है तो सिर्फ सशस्त्र संघर्ष से डरता है, आंदोलन से जल्द डरता है। इसलिए आंदोलन को जड़ से मिटाने के लिए उन तमाम ताकतों को, उन तमाम तत्वों को नष्ट करना चाहता है जो कि आंदोलन की बात करता है। इसके लिए सबसे बेहतर सर्विलांस मोबाइल है, जो हर किसी व्यक्ति के हाथ में होता है, उनके जेब में होता है, जिसके माध्यम से उनकी जासूसी करना बहुत ही सरल और सहज बन जाता है। आपको याद होगा पेगासस के माध्यम से भी इन्होंने जासूसी करने का प्लान बनाया था, लेकिन चूंकि वो महंगा पड़ता था और उस पर काफी ज्यादा हंगामा होने लगा, जिस कारण कि लोगों ने अमित शाह इसको बहुत तरीके से लागू नहीं कर पाया। लेकिन संचार साथी ऐप के माध्यम से यह चाहती है गवर्नमेंट, हर व्यक्ति का मोबाइल जो है अपने आप में सर्विलांस बन जाए और उस सर्विलांस के तहत उस व्यक्ति के तमाम गतिविधि पर निगाह रखी जाए, और जो ही उनको खतरा महसूस हो उस व्यक्ति को उठाकर नष्ट कर दिया जाए, मार डाला जाए या फिर जेल में डाल दिया जाए। देशद्रोही और आतंकवाद की बात तो अब रेबरिया की तरह बंटने लगी है। हर दूसरा आदमी आतंकवादी है, हर दूसरा आदमी उग्रवादी है, नक्सलवादी है, माओवादी है, देशद्रोही है। इसलिए यह कहना बहुत ही आसान है कि मोदी सरकार हर संघर्ष को खत्म करना चाह रही है। उसके साथ जाने वाले जो भी तत्व हैं, जो भी ताकतें हैं, उसको मिटा देना चाहती है, सख्ती से खत्म करना चाहती है। सीपीआई माओवादी का जो तरफ से ये जो विज्ञप्ति आया है, इस आलोक में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे ये लिखते हैं, पिछले 11 वर्षों में ये मनुवादी एलपीजी नीतियों को अमृतकाल, आत्मनिर्भर भारत, नया भारत, शेष भारत, एक भारत, विकासशील भारत जैसे आकर्षक नाम और गोयबल्स प्रोपेगेंडा देते आ रहे हैं। गोयबल्स प्रोपेगेंडा का मतलब सीधा हो गया कि हिटलर में के साथी था गोयबल्स, जर्मनी का हिटलर, और हिटलर का कहना था कि एक बात को 1000 बार बोलो, एक झूठ को 1000 बार बोलो, वो सच बन जाएगा। यही गोयबल्स का नीति था। इसी नीति के तहत वो फांसीवाद को जर्मनी में लागू किया था, और ऐसे गोयबल्स अब भारत में हजारों हैं, और इसमें गोडी मीडिया जिसको आप बोलते हैं उस पर प्रमुख आता है, जो एक के बाद एक झूठ गढ़ता रहता है, झूठ बोलता रहता है, लोगों को कंफ्यूज करता रहता है, भ्रम में डाले रहता है, और उसको अपने मुद्दे से हटा करके दूसरे मुद्दे पर धकेल देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी आप देखें, अगर बिहार में जब से भाजपा की सरकार बनी है, भाजपा एक के बढ़कर एक जमीन को खाली कराने के नाम पर लोगों का घर तोड़ रही है और बदहाल कर रही है। इसके लिए पहले जो वही लोग जो नाचते थे, गाते थे, भाजपा को वोट देंगे, भाजपा के लिए लड़ेंगे, भाजपा के लिए कसम खाते थे, उन्हीं लोगों का घर आज तोड़ा जा रहा है। ये गोयबल्स की ही नीति का प्रतिफल था, जो कि लोग कंफ्यूज हो गए और भाजपा की जो असली नीति है उसे वो समझ नहीं पाए, और आज वही भाजपा उनके घरों को ढा रही है, उनके घरों को तोड़ रही है। आगे ये पत्र में लिखते हैं विज्ञप्ति में, मोदी सरकार में जहां निजी कारपोरेट कंपनियों की संपत्ति बढ़ रही है, वहीं सरकार का कर्ज भी बढ़ रहा है। संसदीय लोकतंत्र और संविधान का राग अलापते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के एजेंडे में शामिल मुद्दों को नीतियों और कानूनों के रूप में लागू किया जा रहा है। सभी वर्गों, सभी दलों, प्रगतिशील ताकतों, लोकतंत्रवादियों, बहुजनों, दलितों और आदिवासियों पर हमला जमकर जारी है। हाल के बिहार चुनाव ने साबित कर दिया है कि वे किसी भी तरह से चुनाव जीत सकते हैं और विपक्षी दलों को हरा सकते हैं, चाहे उनके पास कितना भी जनसमर्थन क्यों ना हो।
वास्तव में कई क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों ने कहा है कि चुनाव से पहले बिहार में लोगों का मूड विपक्षी दलों के लिए बहुत अनुकूल था, लेकिन परिणाम बहुत अलग आए। भारत में चुनाव आयोग, अदालतें, सीबीआई, एनआईए, आईडी, सेबी, यूजीसी, सतर्कता आयोग, सीएजी और अन्य कई संस्थान पूरी तरह से भाजपा के नियंत्रण में आ गए हैं या वहां भाजपा का दल्ला बैठ गए हैं। यहाँ पर चुनाव के संदर्भ में ही मैंने पहले कहा था, भारत में चुनाव लड़ना और जीतना भाजपा की इच्छा पर ही निर्भर करता है। चुनाव आयोग को भाजपा जो कहेगा, चुनाव आयोग वही करेगा, और चुनाव आयोग वही करेगा जो कि भाजपा कहेगी। और तमाम विपक्षी दलों को कितना सीट मिलेगा, किसको हराया जाए, किसको जिताया जाए, यह भाजपा तय करेगी चुनाव आयोग के जरिए, क्योंकि चुनाव आयोग में भाजपा का दल्ला बैठा हुआ है। चुनाव आयोग ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट, तमाम एजेंसियों का नाम जो गिनाया गया है इस विज्ञप्ति में, उन तमाम जगह भाजपा का दल्ला बैठा हुआ है या आरएसएस का एजेंट बैठा हुआ है। जल्द ही आगे ये लिखते हैं, 130वें संविधान संशोधन के माध्यम से विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने का कार्यक्रम भी बनाया जा सकता है। उन्होंने बिहार में एसआईआर कराकर चुनाव कराए और जीत हासिल की। हरियाणा और महाराष्ट्र में उन्होंने एसआईआर कराए बिना भी चुनाव जीत लिए। वे साबित कर रहे हैं कि वे किसी भी तरह से जीतेंगे। इस तरह उनका व्यवहार विपक्षी दलों में निराशा, विभाजन पैदा करता है। ऐसी स्थिति में संसदीय दलों को जनता के बीच जाकर सड़कों पर संघर्ष करना पड़ा, जो कि अब राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को या तमाम दलों को आपने देखा सड़कों पर घूमते हुए, सड़कों पर संघर्ष करते हुए। यह भाजपा, तब भी वो भाजपा को नहीं हरा पाए चुनाव के माध्यम से। आगे लिखते हैं, मजेदार बात यह है कि ये डॉलर का जब रुपया का जब अवमूल्यन हो रहा है, तो भाजपा ने, संघियों ने जिस तरीके से दुष्प्रचार पेश किया है अपने मीडिया के माध्यम से, लोग किस तरह से बात कर रहे हैं, इस नजर आपने देखा होगा। जहां पर एक लड़की बोलती है कि डॉलर की औकात घट रही है, तो वहीं निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है भारत की, वह कहती है कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं चीजों को किस तरह मैनिपुलेट करके, भ्रमित करके लोगों के बीच प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे लिखते हैं, इस तरह के मुद्रा अवमूल्यन से पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि होगी, जिसका सीधा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर होगा और इसका असहनीय बोझ उन पर पड़ेगा। अमेरिका भारत व्यापार वार्ता के तहत मोदी सरकार ने ट्रंप के आगे झुककर अमेरिका से कपास, मक्का, सोयाबीन और अन्य कृषि उत्पादों के आयात का समझौता कर लिया है। इससे पहले से ही कर्ज में डूबे हमारे देश के किसानों की स्थिति और खराब हो जाएगी। इसके कारण तेलंगाना के कपास किसानों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सीसीआई सरकार द्वारा घोषित कीमतों पर भी कपास नहीं खरीद रही है। इसने देश के सबसे बड़े सार्वजनिक उपक्रम एलआईसी पर दबाव डालकर अडानी के कंपनियों के लिए 45,000 करोड़ रुपए के शेयर खरीद लिए हैं। इस तरह देश की अर्थव्यवस्था दिन ब दिन कारपोरेट्स के नियंत्रण में आती जा रही है। दूसरी ओर आरएसएस भाजपा शासित राज्यों में आदिवासियों, दलितों और अन्य गरीब जातियों पर हमले बढ़ रहे हैं। सनातन धर्म के नाम पर जाति व्यवस्था, मनोवादी विचारधारा का बड़े पैमाने पर प्रचार किया जा रहा है और हमले किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने भी उच्च न्यायालय में हलफनामा दायर कर कहा है कि जाति व्यवस्था ने भारत में प्रगतिशील भूमिका निभाई है। इस तरह मनवादी सरकार संविधान का उल्लंघन कर हमले कर रही है। मोदी सरकार आईएएस, आईपीएस और क्लास 1 अधिकारियों को अपना अधीन करके उन्हें अपना एजेंडा लागू करने के लिए तैयार कर रही है। इन 11 वर्षों में 1500 से ज्यादा अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों और अवज्ञाकारी अधिकारियों के कारण सेवा से हटाया जा चुका है। कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन्हें तरह तरह से परेशान किया गया है
हरियाणा के दलित आईपीएस अधिकारी पूरण कुमार की आत्महत्या इसी दिशा की ओर इशारा कर रहा है, जो एक उदाहरण है। जो अधिकारी मनुवादियों के एजेंडे को लागू नहीं करना चाहते, वे इस्तीफा देकर सेवा छोड़ रहे हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि दलित और कमजोर वर्ग यह तय करें कि उन्हें अपनी पूरी क्षमता मनुवादियों के एजेंडे को लागू करने में लगाकर जन विरोधी बनना है या फिर जनता के पक्ष में खड़ा होना है। इन परिस्थितियों में हम चाहते हैं कि वे संविधान के अनुसार जनता के पक्ष में काम करें। अक्सर माओवादियों का आरोप लगता रहा है कि माओवादी संविधान को नहीं मानते हैं, तो जान लेना चाहिए संविधान है क्या। भारत की जो संविधान है यह मनुवाद और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के बीच बीच की चीज है। मतलब मनुस्मृति जो ब्राह्मणवादियों का पवित्र ग्रंथ है, जो कि मानव विरोधी और नृशंस ग्रंथ है, मनुस्मृति उसका और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का घाल मेल करके बनाया गया ये संविधान है। यही कारण है कि ना तो आरएसएस इस संविधान को मानती है और ना ही माओवादी इस संविधान को मानते हैं। समस्या यहाँ कहाँ आती है? समस्या आती है माओवादी जहां इस संविधान को आगे बढ़ा करके समानता, भाईचारा, बंधुत्व का नारा देते हुए कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लागू करना चाहती है, वहीं भाजपा जातिवाद, रंग भेद, नस्ल भेद, तमाम तरह की नफरतों को बढ़ावा दे करके भारत में मनुस्मृति लागू करना चाहती है, ब्राह्मणवाद लागू करना चाहती है। ये दोनों के दोनों अलग अलग दिशा की ओर जाना चाहते हैं, इस देश के संविधान को लेकर के, इस देश की जनता के हित को लेकर के या अहित को लेकर के। माओवादी जहां हित की बात करती है बहुसंख्यक जनता की, वहीं पर जो मोदी सरकार है सिर्फ ब्राह्मणवादियों के हित के लिए, कारपोरेट्स के लिए, हित के लिए काम कर रही है। यही मूल झगड़ा का जड़ है। इसको समझना चाहिए लोगों को और साफ से समझना चाहिए ये दोनों झगड़े के जड़ यही है। बाकी तमाम पार्टियां जो बीच में चुनाव लड़ रही हैं, जहां कहीं भी हैं, वो इसी दौर में हैं। बीच में लालू प्रसाद यादव दलित समाज से आते थे और उन्होंने दलितों के लिए कई सारे काम किए। मसलन उन्होंने ब्राह्मणों का बराबर जो दलित पिछड़े थे उनको बैठने का जगह दिया और उनको जो है ये साहस दिया कि आज आम आदमी भी डीएम एसपी को पकड़ करके उससे सवाल पूछ सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं और उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन जो भी है कर सकते थे। लालू यादव ने ही ये साहस भरा था। परिणाम क्या निकला? लालू यादव को जेल में डाल दिया गया और सजा दे दी गई उस अपराध का जो अपराध उन्होंने किया ही नहीं था। यह अपराध किया था ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किया था चारा घोटाला। लेकिन मीडिया और अन्य माध्यम से इसको चेप दिया गया लालू प्रसाद यादव के पास। परिणाम हुआ आज भी जब चुनाव की बारी आता है तो लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाला का मामला जो है छलने लगता है। ऐसा लगता है इस देश में सिर्फ एक ही जो है मतलब घोटाला हुआ है और वो हुआ है चारा घोटाला। यही है मनुवाद की हकीकत, यही है मनुवाद की सच्चाई। इसके अतिरिक्त आप समझना चाहें अगर, इसी बिहार के मुख्यमंत्री हुए थे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर नाई समाज से आते थे, दलित समाज से आते थे और उनके खिलाफ ब्राह्मणों ने भयंकर दुष्प्रचार किया था और गली गली नारे लगाए थे, बहुत ही अश्लील नारे लगाए थे। वो मैं यहाँ बोल नहीं सकता था, यूट्यूब इसको बैन कर देगा। यही कारण है जो कर्पूरी ठाकुर थे वो पूरी तरीके से मनुवादियों के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाए थे, इसीलिए आज उनको लोग अपना रहा है। लेकिन लालू यादव ने सीधे सीधे चीज को नकारा था और सीधे तौर पर मनुवादियों के खिलाफ संघर्ष किया था। जो आपको लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा था, उन्होंने उसको भी रोका था, जिस कारण की आरएसएस का गुस्सा आज भी कायम है और इसके खिलाफ संघर्ष आज भी चल रहा है। कंक्लूड करते हुए विज्ञप्ति में लिखे हैं ये, ऐसी खतरनाक स्थिति को देखते हुए मजदूरों, किसानों, छात्रों, बुद्धिजीवियों, महिलाओं
दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, लेखकों, कलाकारों, पत्रकारों, संगठनों और सभी दलों को इन आधुनिक मानवतावादियों के खिलाफ गोलबंद होना होगा, लामबंद होना होगा। ये पत्र था जो कि जगन ने जारी किया था। वो लिखते अंत में है, क्रांतिकारी अभिवादन के साथ जगन, तेलंगाना का प्रवक्ता। ये पत्र बहुत कुछ जाहिर करता है और भारत की समस्याओं का एक संपूर्ण खाका प्रस्तुत करता है ये पत्र। इसके साथ ही एक चीज जो और महत्वपूर्ण है वो है कि माओवादियों का जो माओ ने सिद्धांत दिया था, वो दिया था पार्टी, जनसेना और संयुक्त मोर्चा। ये 3 जादुई हथियार उन्होंने बताया था जो कि माओ के ने लोगों को दिया था। जब माओवादियों पर लगातार जो आरोप लगता रहा है कि ये सैन्यवादी रणनीति अधिक अपनाए थे और उस दरमियान उस कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा इनको, लेकिन यही कारण है कि अब जन संगठनों पर ये ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम तरीके से जन संगठनों को मजबूत करने की बात ये अब करने लगे हैं, जो विगत कई सालों से नहीं हो रहा था। बासव राज जी जब महासचिव बने थे उस समय ही कई लोगों ने यह शंका का जाहिर किया था कि बासव राज संभवतः सैन्य पहलू पर अधिक ध्यान देते हैं, इसलिए पॉलिटिकली नुकसान ज्यादा हो सकता है। परिस्थिति ने साबित कर दिया और आज स्थिति पूरी पार्टी की बहुत ही विभत्स हुई है। काफी नुकसान झेलनी पड़ी है पार्टी को। पार्टी इस प्रत्यक्ष से देखकर लगता है कि पार्टी अब एक बार फिर से अपने पॉलिटिक्स को आगे रख करके, शस्त्र को पीछे रख करके कदम बढ़ा रही है। अब ऐसा होता है तो अमित शाह के लिए ये एक नई मुसीबत होगी, ये एक नया उनके लिए संकट होगा। और 31 मार्च 26 का जो वो स्लोगन लहराते रहते हैं, झंडा फहराते रहते हैं, उनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह छत्तीसगढ़ के जंगलों में अब लड़ाई सड़कों पर आ गई है, आम जनता लड़ने भिड़ गई है। आम जनता जो है कोयला खदान के विस्तार को लेकर के जिस तरह सड़कों पर आई है और जिस तरह से लोग लगातार आंदोलन एक के बाद एक कर रहे हैं, वह अमित शाह को फिर से वहीं पहुंचा देगा जहां से वो आए थे। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। इसके साथ ही दर्शकों कहना चाहेंगे हम कि अगर आप चाहें तो हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मेरे वीडियो के आगे ही QR कोड है, वहां से भी दे सकते हैं आप मदद, या फिर हमारा जो मेंबरशिप है, जो ज्वाइन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसमें जाकर के भी आप हमें मदद